Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss University Weights. University Weights के बारे में आपको BA Part 1 लिटरेचर से लेके सेकेंड ईयर फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन MA इंग्लिश या फोनेटिक्स वगैरह जब भी आप करेंगे और नेट सेट के एग्जामिनेशन अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर से रिलेटेड एग्जामिनेशन आप जहाँ कहीं भी इस पढ़ाई को आगे करेंगे यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में आपको बार बार सवाल पूछे जाएंगे therefore it is necessary and important for us to understand what this concept is यूनिवर्सिटी बिट्स ये कॉन्सेप्ट क्या है कौन कौन है जिन्हें हम यूनिवर्सिटी बिट्स कहते हैं और क्यों कहते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे the university weights this concept is especially uh, belonging to the Elizabethan literature. Elizabethan literature से संबंधित ये concept है and Elizabethan literature would have been incomplete without the contribution made by the group of writers who belong to the Oxford and Cambridge. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इंग्लैंड के जाने माने दो यूनिवर्सिटीज है एलिजाबेथन लिटरेचर की अगर आप बात करते हैं और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े वहां से ग्रेजुएट हुए अलग अलग स्कॉलर्स के राइटिंग्स को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एलिजाबेथन लिटरेचर की बात पूरी नहीं हो सकती therefore it is important to discuss their contribution also एक बात को आसानी से हम समझ सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऐसा समूह जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे स्टूडेंट थे ग्रेजुएट थे जिन लोगों ने साहित्य में अपनी कंट्रीब्यूशन को दिया है उन्हें ही हम यूनिवर्सिटी वीट्स कहते हैं they were radical in their approach and had no intention to follow the norms set by the church ये अपने आप में एक अलग विचारधारा के लोग थे रेडिकल थे जो अलग विचारों के लोग थे जो चर्च के नियमों का पालन नहीं करते थे चर्च के खिलाफ बगावत करके भी अपनी बात को कहने का साहस इन लोगों ने किया और इसका परिणाम हुआ इट रिजल्टेड इन एम्बिशियस वर्क्स दैट मोटिवेटेड ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स इन अ ग्रेट डील न बल्कि ड्रामा बल्कि पोएट्री सोनेट्स न जाने अलग अलग फील्ड में लिटरेचर के अलग अलग आयामों को बढ़ाने का विस्तारित करने का काम यूनिवर्सिटी विट्स ने इस दौर में किया है इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स जॉन लीली क्रिस्टोफर मार्लो रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश ये अगर चार राइटर्स आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स माने जाते हैं तो कुल मिलाकर जिन 7 यूनिवर्सिटी विट्स की हम बात करेंगे उसमें से कुल मिलाकर ये 4 लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे तो थॉमस लॉज जॉर्ज पिल दीज वेर बोथ द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये दो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे पर 4 और 2 मिला के 6 हुए सातवां एक नाम भी अहम है देयर आर 7 important university wits of Elizabethan era. Another of the wits, though not university trained, was Thomas Kitt. इस दौर के और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को हमें जानना जरूरी हो जाता है थॉमस कीट के रूप में ही वॉज नॉट अ स्कॉलर ऑफ एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में से किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर नहीं थे फिर भी उन्होंने अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के द्वारा इतिहास को बाध्य किया है यूनिवर्सिटी बीट्स में अपनी जगह दिलाने के लिए पाने के लिए तो कुल मिलाकर इन 7 लोगों के कंट्रीब्यूशन को हम यूनिवर्सिटी बीट्स के इस टाइटल में समझने का प्रयास करेंगे द फर्स्ट राइटर इज जॉन लिली born in 1553 or 1554 there is a doubt about in November 1660 he departed from this world was an English writer, dramatist, courtier and parliamentarian. एक ड्रामेटिस्ट भी है दरबारी भी थे रानी के दरबार में और पार्लियामेंटेरियन भी है पार्लियामेंट का इंग्लिश पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं ही वॉज बेस्ट नोन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फॉर हिज 2 बुक्स जॉन लिली अपनी 2 अहम लिटरेरी क्रिएशंस के लिए जाने जाते हैं एक है यूफिस द एनाटॉमी ऑफ इट जो 1578 में उन्होंने लिखा एंड द सिक्वल यूफिस एंड हिज इंग्लैंड ये 1580 में उन्होंने लिखा these are two important major contributions
made by John Lilly. But perhaps the best remembered for now his plays. पर जॉन लिली आज की तारीख में उनके ड्रामास के लिए जाने जाते हैं, प्लेस के लिए जाने जाते हैं. Lily's distinctive and much imitated literary style, named after the title character of his two books, is known Euphuism. उनके सबसे अहम इम्पॉर्टेंट जो रोल रहा है लिटरेचर के लिए, एक अलग सी स्टाइल को, एक बहुत बेहतर स्टाइल को, लिटरेरी स्टाइल को उन्होंने विटी तरीके से बात कहने के नए चलन को लिटरेचर में लाने का प्रयास किया. सक्सेसफुली उन्होंने इस बात को इंट्रोड्यूस किया और वो इफेइज्म के नाम से फेमस भी हो गया. तो मेनली हिज credit relies on Euphuism, creation of Euphuism. सो जॉन लेली का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. ये एक लिटरेरी स्टाइल के लिए जो जॉन लेली के वर्क एफएस से ही स्टार्ट हुआ और फिर बाकी लोगों ने बाद में कॉपी करने का प्रयास किया. तो यूनिवर्सिटी विट्स की श्रृंखला में पहला इम्पोर्टेंट नाम है जॉन लेली का. The second important figure of university among the university weights is George Pill, born in 1556, died in 1596. George Peele was an English translator, poet, and dramatist who is most noted for his supposed but not universally accepted collaboration with William Shakespeare on the play Titus Andronicus. कुछ लोग कहते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस ये प्ले विलियम शेक्सपियर के साथ जॉर्ज पील ने लिखा है, पर इसके इस बात को किसी सबूतों के आधार पर कहा नहीं जा सकता. पील वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड. वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे हैं एंड वेयर ही ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अ प्ले बाय यूरिपिडिस. यूरिपिडिस इस ड्रामा को उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. हिज अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द arrangement of Paris and a mythological extravaganza written for the children of the chapel and a troupe of boy actors and performed at court before Queen Elizabeth. Children of the Chapel इस ड्रामा को क्वीन एलिजाबेथ के सामने भी उन्होंने प्रदर्शित किया था. तीसरा एक यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट का नाम है रॉबर्ट ग्रीन. 1558 to 1592 उनका कार्यकाल रहा है and one of the most popular English prose writers of the later 16th century. 16वीं शताब्दी के तकरीबन 15th सेंचुरी खत्म हो गई और तकरीबन पूरी 16th सेंचुरी, हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में शेक्सपियर के पहले प्रेडिसेसर्स के रूप में जिनके जाना जाता है वो रॉबर्ट ग्रीन है. एंड the blank verse in romantic comedy, for introduction of blank verse in romantic comedy, the credit goes to Robert Greene. Greene obtained degrees at both Cambridge and Oxford. Greene अकेले ऐसे यूनिवर्सिटी वीट्स है कि जिन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. In the latter 1580s, Greene wrote prose pastoral in the manner of Sir Philip Sidney's Arcadia. सर फिलिप सिडनी ने अपनी सिस्टर की याद में जो लिखा है आर्किडिया, उसी के जैसा कुछ लिखने का, pastoral poems लिखने का प्रयास रॉबर्ट ग्रीन ने भी किया है. एंड द बेस्ट ऑफ द pastorals are Pandisto, which is the direct source of Shakespeare's The Winter's Tale. 1588 में रॉबर्ट ग्रीन ने एक pastorals लिखा था पैंडिस्टो. वो माना जाता है कि शेक्सपियर के द विंटर्स टेल इस ड्रामा का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है. लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड was written in collaboration with Thomas Lodge. ऐसा माना जाता है कि लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड ये कोलैबोरेशन में साथ में उन्होंने टॉमस लॉज के साथ लिखा है. तो कुल मिलाकर रॉबर्ट ग्रीन भी यूनिवर्सिटी विट्स के इस समूह में सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है. Thomas Lodge also is an important figure among the university wits. 1558 to 1625 has remained his tenure, and he was an English writer and medical practitioner whose life spanned the Elizabethan and Jacobean periods. 1558 to 1603 क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन एलिजाबेथ के बाद में फिर जैकोबियन पीरियड शुरू हो जाता है. तो इन दोनों अहम पीरियड्स को टॉमस लॉज ने बखूबी नज़दीकी से देखा है. और ही वॉज एजुकेटेड एट मर्चेंट टाइलर स्कूल्स एंड ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड से उनकी पढ़ाई हुई है. एंड लॉज इज नोन
Dramatic work is small in quantity. Dramatic work उनका कम है, पर in conjunction of the Robert Greene, he probably in 1590 produced in a popular vein the odd but far from the feeble play A Looking Glass for London and England, published in 1594. पर ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन के साथ थॉमस लॉज ने A Looking Glass for London and England, ये 1594 में जो पब्लिश हुआ था, ये ड्रामा उन्होंने लिखा. And he had already written The Wounds of Civil War, published in 1594, and a good second-rate piece in the half-chronicle fashion of the age. The Wounds of Civil War उनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो 1594 में पब्लिश हुई थी. यूनिवर्सिटी वेस्ट की इस श्रृंखला में एक नाम अहम है, थॉमस नैश. 1567 to 1601, ये 16th सेंचुरी का सबसे अहम समय थॉमस नैश के नाम है. He was an Elizabethan playwright, poet, satirist, and significant pamphleteer. He is known for his novel Unfortunate Traveler. बहुत सारे pamphlets उस जमाने में पब्लिश होते थे, तो एक इम्पॉर्टेंट पैम्फलेटियर्स के रूप में भी एलिजाबेथन राइटर ड्रामेटिस्ट के रूप में थॉमस नैश को जाना जाता है. एंड ही इज नोन फॉर हिज नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल. अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इस नॉवेल के लिए भी वो जाने जाते हैं. his pamphlets including Piers Penniless and his Church of England, ये दो pamphlets उनके important समझे जाते हैं. The Isle of Dogs is written in collaboration with Ben Jonson. ये माना जाता है कि थॉमस नैश ने आइल ऑफ डॉग्स कोलैबोरेशन में लिखा है बेन जॉनसन के साथ में. लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल. यूनिवर्सिटी वीड्स का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि ड्रामा हो, नॉवेल हो, या पैम्फलेट्स हो, या ट्रैवलॉग्स हो, ऐसे अलग अलग चीज़ों को लिखने का और एक गाइडलाइन सेट करने का इम्पॉर्टेंट काम यूनिवर्सिटी वीड्स ने किया है, और हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे हैं. Thomas Kidd is important figure already. We have said that Thomas Kidd is not actually the graduate of Oxford and University of Cambridge, but even then also he has compelled to recognize him as a university waits. 1558 to 1594 has remained his time period, and he was an English playwright, the author of Spanish tragedy, and one of the most important figures in the development of Elizabethan drama. एलिजाबेथन ड्रामा को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा संवारने का काम किया है, उसमें विलियम शेक्सपियर तो है ही, क्रिस्टोफर मार्लो है, थॉमस कीट का इम्पोर्टेंट, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है द स्पेनिश ट्रेजेडी. इस इम्पोर्टेंट ड्रामा के वो लेखक है, फाउंडर ऑफ द चैनल रोमांटिक ट्रेजेडी. रोमांटिक ट्रेजेडी को सबसे पहले अगर किसी ने एलिजाबेथन एज में ट्राई किया है तो थॉमस कीट है. और एक जाइगेंटिक नाम है, एक बड़ा नाम है एलिजाबेथन एज का. विलियम शेक्सपियर के पहले के प्रोड्यूसर्स के रूप में क्रिस्टोफर मार्लो को जाना जाता है. 1564 to 1593 शेक्सपियर के समकालीन के ये सेम एज में दोनों ड्रामा लिख रहे थे, पर ऐसा माना जाता है कि if Christopher Marlowe would not have been Christopher Marlowe, Shakespeare would not have been Shakespeare. अगर क्रिस्टोफर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर नहीं होते. तो एक इम्पैक्ट क्रिस्टोफर मार्लो के राइटिंग का शेक्सपियर पर भी रहा है. फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के रूप में इनको जाना जाता है. 1564 to 1593 एक बहुत छोटा लाइफ स्पैन उनके हिस्से में आया, पर इतने कम समय में भी अलग अलग चार important dramas, tragedies उन्होंने लिखी है. He was the English playwright, poet, and translator of Elizabethan era. Marlowe is among the most famous of the Elizabethan playwrights, and based upon the many imitations of his play Tamburlaine. उनका एक ड्रामा है टेम्बरलाइन, बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया है, इमिटेट किया है. एंड मॉडर्न स्कॉलर्स कंसिडर हिम टू हैव बीन the foremost dramatist in London in the year just before his mysterious early death. एक रहस्यमय मौत में वो इस दुनिया से चले गए, पर जाने के पहले उन्होंने अपना एक लिटरेरी वर्क बखूबी किया है. Some scholars also believe that he's greatly influenced William Shakespeare,
who was baptized in the same year as Marlowe and later succeeded him as the preeminent Elizabethan playwright. बहुत सारे लोग मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को या उनके राइटिंग को क्रिस्टोफर मार्लो ने डेफिनेटली प्रभावित किया है। एक ही साल उनका बैप्टिज्म भी हुआ है और एलिजाबेथन एज के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेराइट के रूप में उनको जाना जाता है। By the age of 14, Marlowe was a pupil student at the King's School, Canterbury, on scholarship, and 2 years later, a student of Corpus Christi College, Cambridge, and where he also studied through the scholarship and received the Bachelor of Arts degree in 1584. तो इस नाते क्रिस्टोफर मार्लो भी कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 7 इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे जो यूनिवर्सिटी वीट्स के रूप में जाने जाते हैं। ये राइटर कौन थे, इन्होंने कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के लिए किया है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको एग्जामिनेशन में बखूबी लिखनी है। Let us hope that this discussion will definitely help you to understand the concept of university wits, their contribution, and their important literary work which enriched the Elizabethan literature. Thank you very much for watching this video.